हेलो माय डियर क्लास 5 लर्नर। आज का हमारा टॉपिक मैरीगोल्ड बुक से लिया गया है, जिसका ये यूनिट 4 है। इसका टाइटल है क्राइंग, जिसमें हमें एक पोएम रीड करना है एंड मैं इसे आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी, तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो चलिए देखें क्राइंग पोएम में पोएट जो है हमें क्या कह रहा है। Crying only a little bit is no use. You must cry until your pillow is soaked. Then you can jump in the shower and splash, splash, splash. तो यहाँ पे पोएट जो है वो कह रहा है कि क्राइंग क्राइंग का मतलब होता है रोना, और लिटिल बीट का मतलब होता है थोड़ा। तो कह रहा है कि थोड़े से रोने से क्या फ़ायदा, क्या उसका यूज। अगर तुमको रोना ही तो इतना रो। यू मस्ट क्राई अनटिल, जब तक कि वो पिल्लो, जो पिल्लो का मतलब होता है तकिया, इस सोक्ड, जब तक कि तुम्हारा तो तकिया जिस पे तुम रो रहे हो अपना सर रख के, वो पूरी तरीके से उस आंसुओं से गीला ना हो जाए, तब तक रो। हल्का सा रोने से क्या फ़ायदा। फिर कह रहा है और इतना रो कि जैसे कि कोई क्या होता है, जैसे तुम जंप कर सको एक शावर में। जैसे झरना, क्या शावर का मतलब है झरना, झरना से इतना पानी आता है, इसमें हम लोग कैसे नहाते, छप 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 करके नहाते हैं। स्प्लैश 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 का मतलब छप छप। तो इतना रो, थोड़ा सा क्यों रोते, जब रोते हैं तो अच्छे से रो, इतना ज़्यादा रो कि पूरे तकिया तुम्हारा गीला हो जाए और ऐसा लगे जैसे कि तुम क्या कर रहे हो, जंप कर रहे हो, कहाँ शावर में नहा रहे हो, इतना छप छम छम करके। फिर आगे कह रहा है देन यू कैन थ्रो ओपन योर विंडो। जब तुम पूरे कहते ना मन भर से रोना, मन भर से जब रो लो, तब अपने विंडो को खोल दो। क्योंकि हम लोग जब अक्सर उदास होते हैं तो काफ़ी जब रोने लगते हैं तो हमें किसी से भी बात करने की इच्छा नहीं, तो अपने अक्सर लोगों की आदत होती है अपने आप को किसी रूम में बंद कर लेना है, कहीं ऐसे कोने में जाके हम लोग काफ़ी रोने लगते हैं। तो कहता है जब पूरे मन भर से तुम रो लो, तो उसके बाद अब तुम अपनी खिड़की को खोल सकते हो, क्योंकि अब तुम्हारा मन क्या हो गया, रोने के बाद मन हल्का हो जाता है। एंड हा एंड इफ पीपल से हे व्हाट्स गोइंग ऑन अप देयर, तो हा सिंग बैक। तो कहता है अब खिड़की को खोलो और अब मतलब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाओ, हा करके, जैसे खुशी से आदमी चिल्लाता है। और अगर कोई भी आदमी पूछे तुमसे कि वहाँ क्या हो रहा है, क्यों तुम ऐसे हा कर दो, फिर से तुम उसका वो जवाब कैसे दो, हा करके ही जवाब दो। और खुशी से जैसे हा करके लोग गाते हैं सिंगिंग करके, उस तरह से उसे जवाब दो। वाज हाइडिंग इन द लास्ट ईयर, उस इंसान के सामने जिसने तुम्हारे बारे में पूछा कि तुम्हारा क्या हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो, अपना जो आंसू उसको छुपाते हुए उसके सामने कैसे अपने खुद को पेश करो। तो बिल्कुल मुस्कुराते हुए हा जैसी आवाज़ को निकालते हुए पेश करो। आई वेप्ट इट, हा। फिर वो कह रहे हैं कि मैं भी क्या करता हूँ, मैं भी ज़ोर से वेप्ट करता हूँ, चिल्लाता हूँ हा करके। जब कोई भी उसे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो वहाँ, क्या, अगर उदास भी है अंदर से, तो उसे जाहिर नहीं होने देता है, बल्कि उसका रिप्लाई बैक कैसे देते हैं, हा करके। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें कभी भी किसी के सामने ये नहीं दिखाना चाहिए कि हमें अंदर कितनी तकलीफ़ है। जब भी कोई थर्ड पर्सन हमसे पूछे कि क्या हुआ, तो अगर हम अंदर से उदास नहीं है, फिर भी हमें उसके सामने कैसे रहना चाहिए, एकदम नॉर्मल रहना चाहिए। यही हमें पोएट्री, इस क्राइंग जो है पोएम, उससे बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब आगे देखें इसमें क्या है। तो आगे हमें इसी यूनिट में पढ़ना है माय एल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई, एक कहानी है। तो चलिए देखिए स्टोरी में हमें क्या पढ़ना है। तो ये स्टोरी मैं आपको इन शॉर्ट बता दूँ, ये दो भाई होते हैं जिसके अफेक्शन की कहानी है, जिसमें दो एक दूसरे के प्रति कैसे उसका प्यार होता है, अफेक्शन होता है, लगाव होता है, इसमें ये राइटर जो है वो दिखा रहे हैं। एंड एक जो होता है वो उसे खेलने में काफ़ी इंटरेस्टेड रहता है, एक भाई। और वही बड़ा भाई जो होता है वो उसे हर टाइम पढ़ना काफ़ी पसंद होता है, वो अपनी लाइफ में स्ट्रेस के साथ रहता है, जबकि छोटा भाई पढ़ाई को स्ट्रेस के रूप में नहीं लेता है। वो बुक्स को एक ज़्यादा टाइम रीड करने में फ़ोकस नहीं करता है, बल्कि ज़्यादा अपने खेलने पे ही फ़ोकस करता है, जिसके लिए उसका बड़ा भाई उसे हर टाइम समझाता है, पर वो समझता नहीं। तो बस उसी की कहानी एक दूसरे भाई के प्रति अफेक्शन की। तो चलिए देखिए, इसे लाइन टू लाइन रीड करते हैं।
सीन 1 है कि एक हॉस्टल का रूम है। इसमें 2 भाई हैं जिसका एज है एक भाई का एज है 9 साल और एक 14 साल का है। और वो दोनों कहाँ बैठे हैं? तो स्टडी टेबल पे। और जो एल्डर ब्रदर है, भैया, जिसे एल्डर ब्रदर बड़ा भाई जिसे भैया कहता है, वो क्या कर रहा है? वो बुक पढ़ रहा है। एंड द यंगर वन, मुन्ना जो है वो ड्राइंग कर रहा है पिक्चर ऑफ बर्ड्स और एनिमल का उस स्टडी टेबल पे बैठ के, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे होंगे। आगे ये कह रहा है कि जो भैया है, उसका एल्डर ब्रदर, वो क्या कहता है? वो कहता है अपने छोटे भाई को, व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना? छोटा भाई का नाम मुन्ना है। उसे कहता है कि मुन्ना तुम क्या कर रहे हो? तो मुन्ना उसका रिप्लाई में देता है, आई एम ड्राइंग, भैया मैं क्या कर रहा हूँ? ड्राइंग कर रहा हूँ, चित्रकारी कर रहा हूँ। तो भैया कहता है, व्हेन विल यू स्टडी, वेयर वेयर यू इन द मॉर्निंग, कहते हैं कि तुम कब अपना पढ़ाई जो है वो करोगे? तुम जो हो सुबह से क्या कहाँ थे या क्या कर रहे थे? मुन्ना, टर्निंग पेल, आई वॉज प्लेइंग, भैया हाउ कैन यू सिट विथ अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर। तो फिर मुन्ना कहता है, भैया मैं सुबह से खेल रहा था भैया, और आप कैसे इस तरह से पूरा दिन किताबों के साथ रहते हो, उसी में घुसे हुए रहते हो? फिर मुन्ना उस भैया को कहता है, तो फिर देखिए भैया क्या कह रहा है। उसका भैया कह रहा है, डेट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन to be very strong. If the base is strong, then the building will stand firmly. Sometime it take me 2 years to do 1 year work. तो उसका भैया मुन्ना को कहता है कि मैं जो हूँ अपना एक काफ़ी सबसे ज़्यादा मजबूत फाउंडेशन नींव अपने पढ़ाई के मामले में बनाना तैयार करना चाहता हूँ। मैं खुद को इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं कंटिन्यू पढ़ाई करता रहता हूँ। तो कहता है कि अगर मैं अपना जो बेस हूँ पढ़ाई के क्षेत्र में अगर सब मजबूत बनाऊँगा, तभी तो मैं एक अच्छा इंसान बन पाऊँगा। आने वाले फ्यूचर में हर क्षेत्र में मैं ग्रो कर पाऊँगा, तरक्की कर पाऊँगा, सक्सेस अचीव कर पाऊँगा। इसलिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ ताकि मैं अपने 2 साल का जो सिलेबस उसे मैं बस 1 ईयर में ही कवर कर सकूँ, उसे पूरे कंप्लीट कर सकूँ, ताकि मैं उसमें स्ट्रॉन्ग बन सकूँ। उसका भैया कहता है। मुन्ना फिर कहता है, भैया यू आर 5 years ओल्डर देन आई एम 3 classes अहेड ऑफ मी। कहता है, आप मुझसे 5 साल बड़े हैं एंड 3 क्लास में आपसे क्या हूँ, नीचे हूँ। आई वंडर वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 times, वन सेंटेंस मोर देन 20 times एंड कॉपी पोएम सेवरल टाइम्स इन ब्यूटीफुल लेटर। तो कह रहा है कि मैं जो हूँ आपसे क्या हूँ, 5 साल का छोटा हूँ और आप मुझसे 5 साल के बड़े हैं, एंड मैं आपसे क्लास में भी क्या हूँ, नीचा हूँ, पर फिर भी मैं जो हूँ क्यों हर समय एक ही वर्ड को 20 टाइम्स में को लिखने के लिए कहा जाता है, उसे कॉपी करने कहा जाता है ब्यूटीफुल लेटर्स में, क्योंकि छोटे बच्चे को अक्सर वही सब होमवर्क मिलता है स्कूल से, ताकि वो अपनी राइटिंग को अच्छे कर सके एंड वर्ड्स को मेमोरी में स्टॉक कर सके। तो वो अपने भैया से पूछ रहा है क्यों मुझे ये सब करना पड़ता है। भैया कहता है, यू नो स्टडिंग इंग्लिश इन नो चाइल्ड्स प्ले, कि जो स्टडी इंग्लिश जो पढ़ना है वो किसी बच्चे का खेल नहीं है। वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड, ये काफ़ी कठिन काम होता है इंग्लिश पढ़ना। इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट, उसे क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना, टू स्पीक या उसे बोलना, या फिर राइट इंग्लिश प्रॉपरली, या फिर इंग्लिश को अच्छे से प्रॉपरली फ्लुएंटली बोलना सेंटेंस को। ट्रेमेंडस एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड, इसमें बहुत सारी मेहनत लगती है। बट द मोमेंट यू गेट अ चेंज यू रन टू द फील्ड, play marble and fly paper kite या sit idling away with friend या fun, can't you sit down and study। उसका भैया कहता है कि लेकिन तुम तो उस क्षण पे क्या करते हो, तुम्हें तो मौका मिलता है पर तुम उस समय क्या करते हो, खेलते रहते हो, फील्ड में मैदान में दौड़ते रहते हो, तो कभी मार्बल्स पे दौड़ लगाते रहते हो, तो आसमान में पतंग उड़ाते रहते हो, अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते रहते हो, तुम कभी भी ढंग से पढ़ाई करने के लिए तो बैठते ही नहीं हो। मुन्ना, ओ भैया देयर इज़ अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो। फिर उसका मुन्ना जो है भाई, वो कहता है भैया से, भैया इस गांव में एक मेला लगने वाला है, क्यों ना हम लोग उस मेले में चले। तो भैया कहते हैं, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर या गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट या हॉकी मैच, क्या तुमने मुझे कभी देखा है कि मैं अपनी पढ़ाई छोड़ के कहीं किसी मेले में जाता हूँ या फिर क्रिकेट देखने या हॉकी मैच देखने। आई डोंट गो नियर
देन मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। आई प्रीफर टू स्टडी बुक, मुझे वहाँ जाने से अच्छा तो किताब पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है और मुझे पसंद भी है। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years, but you might stay in the same class all your life. Do you expect to pass? If you waste your time playing all the times, you are simply wasting father hard earned money. तो उसका भैया कहता है कि मुझे जो है तुम्हारी तरह समय बर्बाद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे एक ही क्लास में रहना नहीं है तुम्हारी तरह। तुम हर टाइम तो अपना सारा टाइम सिर्फ खेलने में ही लगाते हो। इससे क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें उम्मीद है कि तुम एग्ज़ाम पास कर पाओगे? ऐसे हर समय को बर्बाद करके सिर्फ खेलने में अपना सारा समय व्यतीत करने से क्या तुम अपने एग्ज़ाम पास कर पाओगे? क्या तुम आगे बढ़ पाओगे? इस तरह तो तुम सिर्फ अपने पापा का, हमारे फादर का जो है पैसे को क्या कर रहे हो, उनका जो हार्डवर्क होता है उसको क्या कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। मुन्ना स्टार्ट क्राइंग ऑन बीइंग स्कॉल्डेड एंड सोबिंग साउंड वाह 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 हूँ। मुन्ना अपने भैया की इस बातों को सुनकर वो काफ़ी रोने लगा, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा, वाह वाह करके, वाह वाह करके। उसके भैया ने उसे ऐसे बोला, उसे डांटा, इसलिए क्या करने लगा, काफ़ी रोने लगा। मुन्ना, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम, मुझे लगता है कि मुझे कहाँ चले जाना चाहिए, मुझे अब घर चले जाना चाहिए, मुझे आपके साथ मन नहीं लगता, आप मुझे क्या खेलने नहीं देते हो, मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। आप अगर मुझे अब ज़्यादा परेशान करोगे, मुझे ज़्यादा पढ़ने के लिए कहोगे तो मैं क्या करूँगा, मैं इस हॉस्टल से भाग जाऊँगा, घर चला जाऊँगा। तो भैया कहता है नाउ 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 स्टॉप क्राइंग, अब तुम चुप हो जाओ बच्चे। भैया छोटा भाई को बोलता है, मुन्ना चुप हो जाओ। पुट ऑन अ नाइस स्माइल, अपने चेहरे पे अच्छा सा स्माइल दिखाते अपने छोटे भाई को समझाता है। लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, गेट अप एट डाउन। तो कहता है तुम मत रो, मुझे अपने आप पे, अपने चेहरे पे हंसी दिखा के भाई अपने छोटे भाई को समझा रहा है कि कोई चिंता की बात नहीं, मैं तुम्हारे पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बना दूंगा, तुम उसे ही फॉलो करना, जिससे तुम अपना स्टडी अच्छे से कर पाओगे। तुम्हें घर यहाँ से भागने की ज़रूरत नहीं है, घर जाने की ज़रूरत नहीं है हॉस्टल से। तब देखिए उसके भैया ने क्या क्या टाइम टेबल बनाया अपने भाई मुन्ना के लिए। तो ये है इसका टाइम टेबल। ये देखिए ये टाइम टेबल है ना, जिसमें लिखा है कि 6 बजे उसको क्या करना है, अपना हाथ को वॉश करना है, ब्रेकफास्ट कर लेना है और स्टडी के लिए बैठ जाना है। फिर 6 से 8 के बीच में उसे इंग्लिश पढ़ना है। 9 से 9:30 के बीच में उसे हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ लेना है। फिर कह रहा है कि उसे 3 बजे से लेके 3:30 बजे जो है उसके बीच में उसे क्या करना है, उसे जो स्कूल उस टाइम से इसका स्कूल होगा वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 9:30 तक उसे हिस्ट्री पढ़ने उसके स्कूल जाना है। फिर स्कूल का टाइम 3:30 बजे ख़त्म होगा, तो फिर उसे 5 से 6 के बीच ग्रामर का सब्जेक्ट पढ़ लेना है। फिर 6:30 से 7 के बीच इंग्लिश का कंपोजिशन उसे कंप्लीट कर लेना है। फिर डिनर कर लेना है और फिर 8 से 9 से ट्रांसलेशन सब्जेक्ट करना है। फिर 9 से 10 उसे हिंदी करना है। फिर 10 से 11 जब बच देगा तब थोड़ा सा कुछ और सब्जेक्ट अगर उससे लग रहा है छूट गया तो वो पढ़ के वो सो जाएगा। ऐसा उसका टाइम टेबल उसका भाई उसके लिए बना देता है। फिर देखिए आगे मुन्ना क्या कहता है। मुन्ना कहता है बट व्हेन इज़ द टाइम टू प्ले, बट भैया आपने इस टाइम टेबल में मेरे लिए खेलने का तो कोई टाइम टेबल बनाया ही नहीं, मैं खेलूँगा कब? क्योंकि आपको पता है मुन्ना को खेलना बहुत पसंद है। भैया प्ले, फिर भैया कहता है प्ले विथ इज़ द नीड, मुन्ना क्या खेलना ज़रूरी है मुन्ना? तो मुन्ना कहता है ओ आई लव द ग्रीन फील्ड, हाँ भैया मुझे हरे भरे घास के मैदान काफ़ी पसंद है। द जेंटल ब्रीज, आई वॉन्ट टू जंप, मुझे उस पर जंप करना, कूदना, अप्लाई का फुटबॉल की तरह उस पर कूदना बहुत पसंद है, उस पर खेलना भी पसंद है। आई लाइक टू टच एंड गो एंड हु टू साउंड, तो कबड्डी, मुझे वहाँ पे कबड्डी खेलना, हु करके हल्ला करना, शोर मचाना काफ़ी पसंद है। फिर कह रहा है एंड द हरी एंड द फ्लोरिड ऑफ वॉलीबॉल पुल मी लाइक अ मैग्नेट एज सुन एज आई एम ऑन द फील्ड आई फॉरगेट एवरीथिंग। कहता है मुझे वहाँ वॉलीबॉल फुटबॉल ये सब खेलना बहुत पसंद, मुझे लोग जब खींचते हैं कबड्डी के खेल में इधर से उधर पुल करते हैं जैसे बॉल की तरह, वो भी मुझे काफ़ी पसंद है, मुझे बहुत मज़ा आता है। जब मैं उस मैदान में रहता हूँ तो मैं अपनी सारी चीज़ें भूल जाता हूँ और मैं मस्त रहता हूँ, ऐसा वो कहता है। सीन 2 में देखिए क्या है, द फाइनल एग्ज़ाम आर ओवर एंड द रिजल्ट आर आउट। सीन 2 में अब जो है उस दोनों भाई का एग्ज़ाम हो जाएगा, अब रिज़ल्ट का टाइम है, तो देखिए क्या होता है, कौन सा भाई पास करता है कौन सा फेल, ये पता चलेगा। भैया अलास आई हैव फेल्ड वंस अगेन, तो वो कह रहा है भैया,
तो उसका भैया कहता है हाय मैं फिर से क्या हो गया, अपनी क्लास में फेल्ड हो गया। मुन्ना फिर क्या कर रहा है, ओह बट भैया आई हैव पास्ड एंड टॉप्ड माई क्लास, पर मैं तो पास हो गया भैया और मैं अपनी क्लास में टॉप किया हूँ। नाउ देयर इज़ ओनली 2 ईयर डिफरेंस बिटवीन, अब हम मेरे और आपके सिर्फ 2 साल का फ़र्क रह गया क्लास में। तो भैया क्या कह रहा है, भैया बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड, इस पर इतना गर्व मत करो, तो गुमान मत करो कि तुम टॉप कर गए हो, मैं फेल हो गया हूँ। यू हैव पास्ड ओनली 1 क्लास, तुम सिर्फ एक क्लास पास किए हो। एंड यू थिंक डैट आई एम स्टूपिड, कि मैं मूर्ख हूँ। एंड यू आर स्मार्ट, और तुम स्मार्ट, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ज़्यादा स्मार्ट हो, मैं मूर्ख हूँ। वंस इन अ वाइल in a gully danda game you might get lucky and hit a goal, but that does not mean यू हैड मास्टर द गेम। तुम एक समय बात याद है जब हम दोनों साथ में गुल्ली डंडा खेल रहे थे, तुमने अपना जो लक्ष्य है उसे अच्छे से साध लिया था, पर मैं चूक गया था। तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम उसमें मास्टर बन गए। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, तुम्हें जो है और हार्ड कठिन मेहनत करना चाहिए अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के। व्हेन यू हैव टू स्टडी ए सब्जेक्ट लाइक, जब तुम अपने सब्जेक्ट पढ़ोगे ना अलजेब्रा का या ज्योमेट्री का इन हायर क्लास में, अभी तो तुम बच्ची क्लास में हो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि कितना कठिन होता है ऊंची क्लास की पढ़ाई करना। कि जब वहाँ पे लिखा जाता है ज्योमेट्री में सी बी को इंस्टीड ऑफ ए बी सी जब लिखा जाता है तो उसका आंसर उस जगह क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ए सी बी की जगह ए बी सी अगर लिखा गया वहाँ पे उसमें आंसर को गलत समझा जाता है और उससे वजह से मार्क्स एग्ज़ाम में कट जाते हैं। तुम्हारे बच्चे क्लास की तरह ये एग्ज़ाम नहीं होते हैं। समझ में आई बात, इसमें काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। उसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी तो एग्ज़ामिनर छोड़ता नहीं है, बल्कि नेगेटिव मार्क करके फेल कर देता है। इसलिए हम लोगों के क्लास की जो पढ़ाई काफ़ी हार्ड होती है, इसलिए तुम्हें अपने आप पे ज़्यादा गुमान करने की ज़रूरत नहीं कि तुम पास हो गए और मैं फ़ेल हो गया, ऐसा वह कह रहा है। फिर मुन्ना कहता है वो भाई साहब दिस इज स्केरी, ये काफ़ी भयंकर है भाई साहब, डरावना। आई डोंट थिंक, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। आई वॉन्ट टू गो टू द 9th क्लास, में मैं बहुत जल्द 9th क्लास में चला जाऊँगा। बट आई विल स्टिल कम्प्लीट माई डे होमवर्क, पर मैं अपना जो सुबह में जो अपना होमवर्क कंप्लीट करूँ, सो डैट आई गेट नो पनिशमेंट इन क्लास, इसीलिए मुझे क्लास में कोई सज़ा नहीं मिलती, पनिशमेंट नहीं मिलती, क्योंकि मैं अपना होमवर्क जो कंप्लीट कर लेता हूँ। और मैं बहुत जल्द किस क्लास में जाना, ऊँचे क्लास में जाने वाला हूँ, 9th क्लास में। और हम दोनों के बीच में अब सिर्फ डिफरेंस 2 क्लास का ही बचा, ऐसा वो कह रहा था। भैया जस्ट टुडे वी वर आस्क्ड टू राइट अ शॉर्ट एस्से ऑन द टॉपिक ऑफ punctuality in 4 page, and imagine can something be written on 4 page and still be short, it is all so mixed up। तो फिर उसका भैया कहता है आज ही मैंने तुमसे पूछा था लिख के दिखाओ शॉर्ट एस्से, एकदम पूरे लाइन टू लाइन होता है ना, थ्रू आउट अच्छे से 4 पेज का, और उसमें तुमने क्या किया, सारे को मिक्सड अप करके लिख दिया, अच्छे से नहीं लिखा। इन शॉर्ट में मैंने उसे कहा था। तो मुन्ना कहता है थिंग्स अलाउड, थैंक गॉड इट वाज टाइम फॉर स्कूल या एल्स द स्कॉल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन मी। तो मुन्ना कहता वो जोर से बोलता रहे स्कूल का समय हो गया। फिर भगवान को कहता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जल्दी से स्कूल का समय हो गया, नहीं तो मुझे भैया की किचकिच किचकिच क्या होता है अभी तक मुझे सुनना पड़ता, अब मुझे सुनना नहीं, मैं जल्दी से स्कूल चला जाता हूँ। अब देखिए सीन 3rd में क्या होता है, फिर वो लोग स्कूल चले जाते हैं। सीन 3rd में होता है द रिजल्ट वेयर आउट वंस अगैन, फिर रिजल्ट तीसरी बार फिर से अनाउंस होती है स्कूल में इस तीसरे एक्ट में। एंड इट सो हैपन दैट मुन्ना पास, इस बार भी वही हुआ जो हर बार होता है कि मुन्ना पास हो गया, उसका भैया फेल हो गया फिर से। भैया वाज रियली अपसेट, इसलिए भैया क्या था, काफ़ी दुख था। मुन्ना वाज ऑल्सो सैड, और मुन्ना भी काफ़ी दुखी था क्योंकि उसने अपने भाई को क्या देखा, अनहैप्पी देखा। भैया नाउ बिकम जेंटल विथ मुन्ना, मुन्ना बिकम नॉटियर बिकॉज ऑफ दिस एंड स्टडी एवर लेस देन बिफोर। मुन्ना तो आपको पता ही काफ़ी कम पढ़ता था इन कंपेरिजन तो उसके भैया, लेकिन फिर भी वो पास हो गया और उसका भैया फेल हो गया। इसलिए मुन्ना को भी काफ़ी दुख था कि भैया कैसे फेल हो गया। आपको पता है मुन्ना काफ़ी नटखट तो बच्चा है ही, और इसका भैया क्या है, काफ़ी जेंटल समझदार कंसस बच्चा है, लेकिन फिर भी वो पास नहीं हो पाया और मुन्ना उसका छोटा भाई पास हो जाता है। आगे देखिए क्या है, मुन्ना टॉकिंग अलाउड, वो जोर से बोलता आह आई एम लकी, ओ मैं कितना किस्मत वाला, आई कैन पास एजिल में कितनी आसानी से सारे एग्ज़ाम पास कर जाता हूँ, भैया तो करते ही नहीं। आई नीड नॉट स्टडीज, और मुझे भैया की तरह ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। नाउ आई कैन प्ले गेम विथ माई फ्रेंड एंड फ्लाई काइट, फिर भी मैं एग्ज़ाम पास कर जाता हूँ। अब मैं अपने दोस्तों के साथ अच्छे से पतंग उड़ा सकता हूँ क्योंकि मैं तो एग्ज़ाम पास कर चुका हूँ। बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल डैट भैया डज नॉट सी मी
फ्लाइंग काइट, पर वो कहता है कि पर मुझे अपने भैया से बच के पतंग उड़ाना होगा, क्योंकि अगर भैया कहीं देख लिए मुझे पतंग उड़ाते तो फिर वो मुझे क्या करेंगे, स्कॉल्ड करेंगे, डांट लगाएंगे मुझे, फिर समझाएंगे, फिर बोलेंगे सिर्फ पढ़ाई करो, खेलो मत। वन डे काइट इज फ्लाइंग स्लोली डाउनवर्ड, मुन्ना स्टार्ट रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब इट, सडनली ही कम फेस टू फेस विथ भैया। एक दिन मुन्ना अपने भाई से छुपा के कहीं पे पतंग उड़ा रहा था, तो उसकी पतंग क्या हो गई, कट के नीचे आ गई। तो उसे पकड़ने के लिए वो दौड़ा, और जब भी दौड़ा वो उसे पकड़, तभी अचानक उसके सामने उसका वो भैया जो था वो आ गया। अब देखिए आगे क्या होता है। तो अब वो क्या करेगा जब उसके भैया उसके सामने अचानक से आ जाते हैं, क्योंकि वो भैया से छुपा के पतंग उड़ाता था, खेलता था। फिर भैया देखिए क्या कर, भैया कैचिंग होल्ड ऑन मुन्ना हैंड, भैया जो इसका हाथ पकड़ता है मुन्ना का। आरंट यू एस्म टू प्लेइंग काइट ऑल डे लॉन्ग, तुम्हें शर्म नहीं आती, उसे क्या भैया उसे कहता है, एस्म का मतलब होता है शर्म आना, तुम्हें शर्म नहीं आती है पतंग उड़ाते हुए। डोंट यू रियलाइज दैट नाउ यू आर इन द 8th क्लास, तुम्हें थोड़ा सा भी आभास नहीं कि अब तुम बड़े क्लास में चले गए हो, क्लास 8 में चले गए हो। एंड आर यू नॉट स्टडिंग इन अ लोअर क्लास, तुम अब छोटे क्लास में नहीं पढ़ रहे जो तुम सारा दिन खेलोगे, थोड़ी सी पढ़ाई करोगे और एग्ज़ाम पास कर जाओगे। अब तुम बड़े क्लास में चले गए, तुम्हें अब ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, ना कि ज़्यादा खेलने की। इफ़ यू थिंक डैट आई एम जस्ट वन क्लास अहेड ऑफ यू एंड आई कैंट से एनी थिंग, यू आर रॉन्ग, अगर तुम सोचते हो कि मैं जो हूँ बस तुम्हारे से एक क्लास ज़्यादा हूँ एंड मुझे ज़्यादा कुछ मैं तुम्हें कह नहीं सकता, तो तुम गलत सोचते हो। आई एम 5 ईयर ओल्डर देन यू, मैं भले तुमसे क्लास में थोड़ा हम दोनों का डिफरेंस कम है, लेकिन उम्र में मेरा तुम्हारा डिफरेंस 5 साल का है। इसलिए मैं तुम्हें बार बार कहूँगा, तुम्हें मुझे डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें क्यों ना कहूँ, क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ, मैं तुम्हें कह सकता हूँ, तुम्हें पढ़ना ही होगा एंड यू विल ऑलवेज भी, और मैं तुम्हें हमेशा कहूँगा, डांटूंगा, क्योंकि तुम ज़्यादा खेलोगे। तो अंडरस्टैंडिंग डज नॉट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स, लुक एट माँ एंड बाबा, माँ हैज़ नेवर गोन टू स्कूल एंड बाबा हैज़ ओनली पास्ट 5th क्लास, तुम्हें थोड़ा सा भी कहता है, तुम्हें थोड़ा सा भी अक्ल नहीं है कि सिर्फ किसी चीज़ को समझना ही ये नहीं, बुक को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है। तुमने हमारे माँ बाप को नहीं देखा है, हमारे माँ बाबा ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, माँ तो कुछ कभी स्कूल गई ही नहीं, जबकि बाबा तो सिर्फ क्लास 5 तक ही पढ़े हैं, तुमने तो अपनी आंखों से देखा है। फिर भी तुम क्यों नहीं समझते कि पढ़ाई कितना ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। मुन्ना कहता रियली भैया इट इज़ इट दैट, अब उस मुन्ना कहता अपने भैया की इस बातें को सुनकर कहता सही कहे भैया, आपने एकदम सही बोला कि हमारे घर में हमारे माँ बाबा भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, और एक घर में पढ़ा लिखा नहीं होने से क्या क्या दिक्कत आती है वो तो तुम समझते ही हो। इसलिए हमें और हम दोनों को हमारे माँ बाबा यहाँ क्या करें, पढ़ने के लिए भेजें, ताकि हम लोग अच्छे आदमी बन सके और उनसे आगे बढ़ सके। तो देखिए आगे क्या कर रहा है भैया, यस देयर आर 1000 थिंग दैट दे नो मोर देन यू एंड मी, एंड इवन इफ वी हैव स्टडी द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, माई एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस। नाउ व्हाट वुड यू डू इफ़ आई वेयर टू फॉल सिक टुडे। तो वो कहता है हमारे माँ बाबा उतने कम पढ़े लिखे हैं, फिर भी अगर हम लोग बात करें तो क्या समझ में आता है कि वो लोग हमसे ज़्यादा बहुत कुछ जानते थे, हज़ारों चीज़ ज़्यादा जानते, लेकिन अगर हम लोग इस दुनिया का जो किताबी ज्ञान है उसको, उसका जो ज्ञान है विजडम, उसको अगर हम लोग अच्छे से अचीव कर लेंगे, पा लेंगे, तो उससे क्या होगा, जब हम घर जाएंगे तो हमारे माँ बाप के सामने जब हम उस चीज़ को बोलेंगे तो वो लोग भी हमारे साथ साथ उस चीज़ को करेक्टली एक्सप्लेन कर सकते हैं, बोल सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा ग्रोथ होगा, ना कि हम लोग नीचे डाउनफॉल की ओर जाएंगे। ऐसा करा मुन्ना करा, आई डोंट नो भैया, मैं नहीं जानता था। आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल। भैया यस देयर आर थाउजेंड्स थिंग दैट दे नो मोर देन यू या मी, एंड इवन इफ वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस। Now what would you do if I were to fall sick today? तो यहाँ पे उसका जो बड़ा भाई है वो अपने छोटे भाई मुन्ना को समझाता है कि देखो भाई, हमारे जो माँ बाप है वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, अगर हम अपने दोनों की बात करें तो अभी हम लोग उससे ज़्यादा जो है पढ़ रहे हैं। पर वो कहता है अगर विजडम की बात करें तो फिर भी हमारे से ज़्यादा उनके पास तो बहुत सारा थाउजेंड्स ऑफ द विजडम है, ढेर सारा हमसे ज़्यादा उनके पास अक्ल है। तो वो विजडम कैसा है, तो इस पूरी दुनिया का हमसे ज़्यादा उनको ज्ञान है, तभी तो वो हमारे क्षेत्र में हमें क्या सही करना चाहिए, क्या गलत नहीं करना चाहिए, वो हमें अच्छे से समझा पाते हैं, एंड अगर हम लोग कुछ गलत करते हैं तो उस पर एक्सप्लेन भी कर पाते हैं। तो कहता है कि ज्ञान का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम लोग बुक नॉलेज, जो बुकिस नॉलेज लेते हैं
ज्ञान जनरली दो तरह के होते हैं। कुछ जो ज्ञान बुक से हम लोग को मिलता है, कुछ नॉलेज ऐसे होते हैं जिसमें हमें जैसे जैसे हम बड़े होते हैं सोसाइटी में, वैसे हम लोग एक्सपीरियंस से आसपास की चीज़ों से बहुत कुछ सीखते हैं, एक वो नॉलेज होता है। तो यहाँ समझा रहा है कि हमारे माँ बाबा ज़्यादा क्लास पढ़े लिखे नहीं, लेकिन फिर भी उनके पास हमें दुनियादारी की समझ बहुत अच्छी है, उनके पास काफ़ी अच्छा नॉलेज है, इसलिए तो वो हमारे लोग को क्या सही और क्या गलत करना है वो सारी चीज़ बता पाते हैं। तो अब उसको कह रहा है कि आज मैं जो हूँ क्या बीमार महसूस कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सिक हूँ, तो बताओ तुम क्या करोगे अब। तो मुन्ना क्या करता है यह सुन के, आई डोंट नो भैया, तो कहता है मुझे नहीं मालूम था भैया कि आप बीमार है। आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल। वो कहता है कि ठीक है मैं बाबा को जा रहा हूँ बोलने, और जल्दी से दौड़ता हुआ कहाँ चला जाता है, अपने हॉस्टल के अंदर चला जाता है। भैया, आहा, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर। तो कहता है वाह, मुझे तुमसे यही उम्मीद ही थी। मुन्ना को कहता है नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, he would first try to find out what was wrong and then he would call a doctor. Baba would know exactly what to do, they have more experience than us. तो फिर वो कहता है कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि अगर मेरे साथ ये सिचुएशन आई तो तुम उसका क्या जवाब दोगे, तुमने एकदम सही जवाब दिया, तो तुम्हें अब बाबा को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल तुमने वैसे ही जवाब दिया जैसे कि एक बाबा हम लोगों का केयर करते हैं। तो जब हम लोग को कब क्या चीज़ की ज़रूरत होती है उन्हें एग्जैक्टली पता रहता है उन्हें, क्योंकि उनके पास अनुभव। अगर मैं बीमार पड़ता हूँ तो बाबा भी उस टाइम क्या करते हैं, डॉक्टर को ही कॉल करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ये अनुभव है कि किस समय किसको किस चीज़ की ज़रूरत है। मुन्ना कहता है विथ टीयर इन हिज आई, भैया आई एम सॉरी व्हाट यू से इज ट्रू। तब उसे समझ में एहसास आ जाता है मुन्ना को कि उसका बड़ा भाई जो उसे क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। उसकी आंखों में अब पानी आ जाता है। भाई अपने बड़े भाई से माफ़ी मांगता है, कहता है आपसे एकदम सही कह रहे हैं भैया। और वो दोनों भाई एक दूसरे से गले मिल लेते हैं लविंगली। भैया हग मुन्ना लविंगली, भैया आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट बट इफ़ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तब उसका छोटा भाई जो कहता है हाँ भैया अब मुझे समझ में आ गया कि वो जो भाई इसको कहता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा खेलना पसंद तो है कि काइट उड़ाना, पर तुम अगर हर टाइम बाहर खेलते रहोगे तो मैं तुम्हारी देखभाल कैसे करूँगा, तुम क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो मैं कैसे करूँगा, क्योंकि तुम क्या हो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे माँ बाबा के लिए हम दोनों भाई उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, तो यहाँ इस हॉस्टल में तुम छोटे हो तो तुम क्या हो मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। मैं तुम्हारा ध्यान रखना, तुम्हारी हर छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे से केयर करना, ये किसका काम है, मेरा करना। कि तुमने टाइम पे खाना खाया, तुमने टाइम पे पढ़ाई की या नहीं की, तुम्हें एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्म किया, तुम किधर इधर उधर भटकते हो या कब खेलते हो कब क्या करते हो, सारी की यहाँ पे किसकी जिम्मेदारी है, मेरी है। इसलिए मैं तुम्हें हर चीज़ पे रोकता टोकता हूँ। क्योंकि मुन्ना को क्यों बुरा लग गया था कि उसका भाई उसे हर टाइम रोकता टोकता रहता है हर छोटी चीज़ में। पर जब उसने अपने माँ बाबा का एग्जाम्पल दिया तो मुन्ना को समझ में आ जाता है, और वो समझ जाता है कि भैया सही कह रहे हैं कि यहाँ पे मैं अपने भाई की क्या हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ, जिम्मेदारी हूँ, और भैया जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। तब आगे क्या होता है, मुन्ना आई लव यू भैया तो दोनों, और मुन्ना उसकी बातों को समझ जाता है छोटा भाई, और अपने भाई को गले लगाता है, कहता है भैया, अगर उसे कहता है आई लव यू भैया, उसे क्या कहता है आई लव यू भैया, और अब दोनों अच्छे से रहते हैं। आई होप आपको ये वाली स्टोरी भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। दो भाई की कहानी थी जिसमें कैसे कि एल्डर ब्रदर अपने छोटे भाई को हर चीज़ समझाता है, क्योंकि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप लोग भी समझिए, आपके घर में अगर कोई भी आपसे बड़े भाई हैं तो आपको कुछ कहते हैं तो भले के लिए ही कहते हैं, उनकी बातों को नज़रअंदाज मत किया कीजिए, चाहे आपके माँ बाप ही क्यों ना हो। तो चलिए अब यहीं पे करती हूँ इसे ख़त्म। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। बाय बाय।